नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 15 मार्च 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सर्वप्रथम सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो मातृ मृत्यु अनुपात, या इसे कह सकते हैं मातृत्व मृत्यु दर अनुपात में 10 अंकों की गिरावट आई है। तो यह गिरावट क्यों आई है, मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है, राज्यों की क्या स्थिति है और इस दर को कम करने में सरकार क्या पहल कर रही है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा है तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल। तो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें पिछले हफ्ते 14 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों पहुंची, रूस के ऊर्जा निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों का तत्काल प्रभाव क्या होगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा ईरान परमाणु समझौते। इस समझौते के बारे में बात करेंगे। साथ साथ ईरान सौदे में किसी भी तरह की देरी से पश्चिमी एशिया में सुरक्षा संकट गहराएगा और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो चौथा टॉपिक है खंडित विश्व व्यवस्था और अखंड राष्ट्र यानी यूक्रेन युद्ध के प्रभाव की चर्चा करेंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद ने क्या भूमिका निभाई, क्या भूमिका निभाने में विफल रहा, साथ साथ भारत के दृष्टिकोण से इसे देखेंगे। और पांचवा टॉपिक होगा युद्ध के निरुत्साह तथ्य और भारत को क्या हासिल करने की जरूरत है। तो ये दोनों कह सकते हैं चौथा पांचवा टॉपिक यूक्रेन और रूस से ही संबंधित है। और अंतिम में हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 10 पर है। इसे सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर सामाजिक न्याय के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो भारत के महापंजीयक द्वारा जारी एमएमआर के बारे में जारी की गई विशेष बुलेटिन के अनुसार देश के मातृत्व मृत्यु दर में 10 अंकों की गिरावट देखी गई, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इस तरह से मातृत्व मृत्यु दर 2016 और 18 में 113 था और 17 से 19 में घटकर 103 हो गया है, जिसमें 8.8% की गिरावट को दर्शा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम लोग 2014-16 से लेकर के 17-19 के आंकड़ों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो लगातार इस अनुपात में सुधार हो रहा है और ये हमारे देश के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1 लाख जीवित जन्म दर पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। तो दोस्तों 2014-15 में देखा था आप लोगों ने 130 था, फिर 122 हुआ, 113 हुआ और 103 हुआ। तो यह घट रहा है लगातार। तो 2020 तक इसे जो है 100 प्रति लाख जीवित जन्म के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उसका लक्ष्य है कि इसे 100 तक लाना है, जो कि आसानी से हो सकेगा। तो इस तरह से 2030 तक जो कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है वह 70 है। तो भारत अगर इसी तरह से वृद्धि करता रहा तो निसंदेह रूप से 70 का जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह राज्यों का है। तो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने राज्यों की संख्या अब 5 से बढ़कर 7 हो गई है। तो इस तरह के स्टेटमेंट प्रीलिम परीक्षाओं में आपके आ सकते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। तो केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, आंध्र, झारखंड, गुजरात और अब 9 ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के निर्धारण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। चूंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जो निर्धारण क्या है वो 100 का है, तो 100 से नीचे आप देख सकते हैं 7 राज्य पहले से ही थे, 2 और बढ़ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कर्नाटक हरियाणा के बढ़ने के बाद अब 9 हो गई ये संख्या और 5 राज्य ऐसे हैं जो 100 से 150 के बीच में हैं, जबकि 4 राज्य ऐसे हैं जो कि 150 से अधिक हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, चूंकि सबसे अधिक 30 अंकों का अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है। अब
बढ़ते हैं, भारत में मातृ मृत्यु दर या मातृत्व मृत्यु अनुपात गिरावट का कारण क्या हुआ? तो भारत ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया और भारत ने लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में खासकर चिकित्सालयों, मातृत्व केंद्रों, इन सब को बढ़ाया और संस्थागत प्रसव, आकांक्षी जिलों में विशेष ध्यान, अंतर क्षेत्रक कार्यक्रमों का विशेष योगदान रहा। यही कारण है कि यह गिरावट देखी जा रही है। लेकिन अभी भी भारत में उच्च मातृत्व मृत्यु दर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के आंकड़ों को पूरे राज्य नहीं पारित कर पाए जो लक्ष्य है। तो ऐसे में इस हाईएस्ट जो मृत्यु दर है, इसका कारण क्या है? तो जैसे भारत में एक बाल विवाह भी समस्या है। लोग कम उम्र में शादियां कर देते हैं, जिसकी वजह से कम उम्र में मां बनने की वजह से बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह ठीक से एनेमिक हो जाती हैं, रक्त की कमी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है और मां बनने के दौरान विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं की वजह से वह उस समस्याओं को झेल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। कल्याणकारी संस्थाओं का अभाव अभी भी है, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, रूढ़िवादिता अभी भी यह है कि जैसे ही विवाह होता है, भले महिला कमजोर है, लेकिन परिवार के सदस्यों के द्वारा ही दबाव डाला जाने लगता है कि उन्हें बच्चा चाहिए, जबकि सबसे पहले महिला की पूरी जांच करानी चाहिए, बॉडी के सभी मिनरल्स की जांच की जाए। अगर वह ठीक होता है तब वह मां बनने के योग्य होती है और इस तरह की जांच का अभाव है। अगर इस तरह के केंद्र स्थापित कर दिए जाएं तो निश्चित रूप से इस मृत्यु दर पर और कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। असुरक्षित गर्भपात एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके सुधार के लिए उपाय क्या हैं? तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इसे 2016 में चलाया था। इसमें हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में इसे लागू किया गया था। इसमें एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसे डीबीटी कहते हैं, योजना है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि उनकी बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके, उनकी मजदूरी की हानि की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की जा सके। इसी तरह से लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, जिसे लक्ष्य कहते हैं, इसे भी 2017 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है लेबर रूम और मैटर्निटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसी तरह से 2018 में पोषण अभियान चलाया गया। एनीमिया मुक्त भारत 2018 में ही इसे भी स्टार्ट किया गया। इसी तरह से सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन 2019 से प्रभावी हुआ। इसी तरह से जननी सुरक्षा योजना एक मांग प्रोत्साहन और सशस्त्र नगद हस्तांतरण योजना है, जिसे अप्रैल 2005 में ही स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ जननी सुरक्षा कार्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को, बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन, मुफ्त परिवहन, निदान, दवाएं, अन्य उपभोग्य वस्तुएं, आहार, रक्त सहित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के प्रशिक्षण, दवाओं, उपकरण की आपूर्ति, सूचना, शिक्षा और संचार आदि के माध्यम से व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाओं को मजबूत किया गया है। इसी तरह से डिलीवरी पॉइंट भी देश भर में 25,000 से अधिक डिलीवरी पॉइंट्स को व्यापक RMNCAH+N सेवाओं के प्रावधानों के लिए बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षित जनशक्ति को मजबूत किया है। मानव शक्ति, रक्त भंडारण इकाइयां, रेफरल लिंकेज, यह सब व्यवस्थित किया गया है। तो इस तरह से निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं, यद्यपि पिछले 2 दशकों में मातृत्व मृत्यु अनुपात को कम करने के लिए भारत ने वैश्विक औसत से काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन MMR के नजरिए से अभी लंबा समय तय करना बाकी है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण, यह टेक्स्ट पेज पर आया है और यह आर्थिक विकास यानी सामान्य अध्ययन के तीसरे पेपर से जोड़ सकते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल। तो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें पिछले हफ्ते 14 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों पहुंची और रूस के ऊर्जा निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंधों का तत्काल प्रभाव
क्या होगा। तो इसमें जो प्रमुख बिंदु यही है कि 7 मार्च को 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें, जिसमें ब्रेंट क्रूड वायदा 139.13 इंट्राडे पर पहुंच गया और ब्रेंट पिछले सप्ताह $112 प्रति बैरल पर समाप्त हुआ, जो पिछले सप्ताह के बंद से 4.8% कम था। तो यहाँ पर यही महत्वपूर्ण हो रहा है कि ये तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और अमेरिका ने रूस के ऊर्जा निर्यात को क्यों निशाना बनाया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद है। ध्यान रखेंगे। तो पेरिस स्थित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार जनवरी 2022 में रूस का कुल तेल उत्पादन 11.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। इसमें से 10 मिलियन प्रति बैरल कच्चा तेल था। तो तुलनात्मक रूप से जनवरी में यूएसए द्वारा कुल तेल उत्पादन का 17.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन, जबकि सऊदी अरब ने 12 मिलियन प्रतिदिन का उत्पादन किया। तो वैश्विक बाजारों में निर्यात के मामले में हालांकि रूस कच्चे तेल और तेल उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसने दिसंबर 2021 में 7.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन यह जो है शिपमैन द्वारा निर्यात किया और दुनिया में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा यह आपूर्तिकर्ता है, जिसमें केवल सऊदी अरब अधिक कच्चे तेल का निर्यात करता है। तो रूस भी प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख निर्यातक है और 2021 में यूरोप और यूके में खपत होने वाली गैस का लगभग 1/3 या 32% आपूर्ति करता था। तो 2021 में तेल और गैस की बिक्री से होने वाले राजस्व में पिछले साल रूस के 25.29 ट्रिलियन रूबल के कुल राजस्व का 36% था। ये ध्यान रखेंगे, 36% हिस्सा था। तो ये आंकड़े स्पष्ट रूप से मॉस्को को तेल और गैस के निर्यात के महत्व को दर्शाते हैं और देश ने इन वस्तुओं की वैश्विक खरीद को पूरी तरह से रोकने के किसी भी कदम का रूस की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। तो यह कह सकते हैं कि अमेरिका ने रूस की जो ऊर्जा निर्यात को क्यों निशाना बनाया, तो यही कारण, क्योंकि आप देख रहे हैं राजस्व का 36% हिस्सा, तो इस तरह से यह रूस कमजोर हो सकता है और वाशिंगटन के इस कदम का रूस पर और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन प्रतिबंधों से क्या प्रभाव पड़ेगा, चूंकि अमेरिका ने रूस से प्रतिदिन लगभग 7 लाख बैरल कच्चे तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया था। रूस ने पिछले साल कच्चे तेल के उत्पादों के प्रतिदिन 7 मिलियन बैरल से अधिक का निर्यात किया था। यूएस प्रतिबंध रूस के तेल निर्यात के 10वें हिस्से को प्रभावित करेगा और यहां तक यह भी अमेरिका ने स्वीकार किया है कि दुनिया भर में उसके सभी सहयोगी और भागीदार वर्तमान में इसके आयात प्रतिबंध में शामिल होने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि वाशिंगटन ने कहा है दीर्घकालिक लक्ष्य रूसी ऊर्जा पर हमारी सामूहिक निर्भरता को कम करना है। इसी तरह से अपने सहयोगियों के बीच यूनाइटेड किंगडम ने 8 मार्च को घोषणा की कि वह 2022 के अंत तक रूसी तेल और तेल उत्पादों के आयात को समाप्त कर देगा और लंदन ने यह भी कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश के व्यवसायों की को आपूर्ति के विकल्प खोजने के लिए पर्याप्त समय देना था, जो लगभग 8% मांग को पूरा करते हैं। फिर भी शेष यूरोप और चीन के रूसी तेल और गैस पर आयात प्रतिबंध में शामिल होने के बिना रूस की अर्थव्यवस्था पर उतना गंभीर प्रभाव नहीं होगा। चीन जो कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, रूस का एकल सबसे बड़ा खरीदार है और उसने 2021 में रूसी तेल निर्यात का लगभग 20% खरीदा था, यानी 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन। इसी तरह से ओईसीडी यूरोपीय देशों के सदस्य सामूहिक रूप से रूस के तेल निर्यात का 60% हिस्सा हैं। तो ऊर्जा की कीमतों के दृष्टिकोण से एनर्जी इंटेलिजेंस ने 3 मार्च को यही बताया कि पहले से ही तंग तेल बाजार को अपने बेंचमार्क यूराल क्रूड के लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन और रिफाइंड के लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की रूसी आपूर्ति के नुकसान के साथ काफी पीछे हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यापारी
आक्रमण प्रतिबंधों के मद्देनजर वित्तीय और प्रतिष्ठित जोखिमों को सीमित करने के लिए तेल के रूसी कार्गो को छोड़ रहे थे। तो इस तरह हालांकि कच्चे तेल की कीमतें अमेरिकी घोषणा की पूर्व संध्या पर 14 साल के उच्च स्तर से कम हो गई, क्योंकि बाजार ने यह महसूस किया कि कम से कम अभी के लिए न तो अधिकांश यूरोपीय खरीदारों और न ही चीन ने रूसी तेल के आयात को रोकने की योजना बनाई है। तो आगे यही होगा। यदि फेड ब्याज दरें बढ़ाता है जैसा कि व्यापक रूप से अपेक्षित है, तो डॉलर के मजबूत होने की संभावना है, जिससे भारत जैसे शुद्ध ऊर्जा आयातकों के लिए तेल का आयात महंगा हो जाएगा। यानी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें सोमवार को $4 प्रति बैरल तक गिर गई। पिछले हफ्ते की गिरावट को देखते हुए व्यापारियों ने यह भी देखा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के राजनयिक प्रयास आपूर्ति के झटके को टालने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यूक्रेन पर रूस के 24 फरवरी के आक्रमण के बाद से तेजी से चढ़ने के बाद 2022 की शुरुआत के बाद से ही कीमतें अभी भी लगभग 40% अधिक हैं और वहां अभी भी $100 प्रति बैरल से ऊपर है। तो इस तरह से हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान में तेल की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, दुनिया भर के निवेशक यूएस फेडरल रिजर्व की इस सप्ताह की बैठक के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और ऊर्जा व्यापारी चीन में मांग पर नजर रखते हैं, जहां हाल ही में कोविड-19 मामलों में वृद्धि ने कुछ हिस्सों में लक्षित लॉकडाउन किया है। इस तरह से अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 6 पर है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। ईरान परमाणु समझौता। तो ईरान सौदे में किसी भी तरह की देरी पश्चिम एशिया में सुरक्षा संकट गहराएगा और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो JCPOA को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वियना वार्ता, इसे हम परमाणु समझौता, ईरानी परमाणु समझौता भी कहेंगे, तो रूस द्वारा ईरान के साथ अपने भविष्य के व्यापार और रक्षा संबंधों के लिए प्रतिबंधों में छूट की मांग के बाद नजदीकी आ गई है। और जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, 2018 में ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के बावजूद अमेरिका को समझौते से एक तरफा खींच लिया था और ईरान पर प्रतिबंध हटाने और ईरान के तेल को वैश्विक बाजार में प्रवेश करने से भी तेल और गैस की कीमतों में कमी आ सकती है। इसीलिए इसको फिर से पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो देशों से प्रतिबंध है उन देशों से भी यह शुरू कर सकेगा कार्य। तो अमेरिका और यूरोप कथित तौर पर रूस के बिना सौदे को पुनर्जीवित करने के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और रूस संयुक्त आयोग का सदस्य है जो ईरान के अनुपालन की निगरानी भी करता है। तो समझौते के तहत रूस को ईरान के अतिरिक्त समृद्ध यूरेनियम पर नियंत्रण करने और तेहरान के साथ काम करने के अपने फोर्डो परमाणु संयंत्र को एक अनुसंधान सुविधा में बदलने की भी आवश्यकता है और अन्य सदस्यों को भी यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि परमाणु समझौते का भविष्य रूस के ही हाथों है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि रूस किस तरह से अपनी कह सकते हैं उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। तो दोस्तों, यह संयुक्त व्यापक कार्य योजना है क्या? तो संयुक्त व्यापक कार्य योजना, जिसे आमतौर पर वियना वार्ता या ईरान परमाणु समझौता कहते हैं, 2015 में ईरान और P5+1 यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित एक अप्रसार समझौता है। तो हाल ही में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए ईरान को प्रतिबंधों में छूट बहाल कर दी है और छूट अन्य देशों और कंपनियों को सुरक्षा और अप्रसार को बढ़ावा देने के नाम पर उन पर अमेरिकी प्रतिबंधों को ट्रिगर किए बिना ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि JCPOA ने ईरान को उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने के बदले एक अंतर्वेदी निरीक्षण प्रणाली की निगरानी में अपनी परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बाध्य किया था। तो यह JCPOA का है और इसका उद्देश्य ही था किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार विकसित या प्राप्त नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र में संघर्षों की संभावना को कम किया जा सके। तो यह समझौता 2018 में संकट में आया, चूंकि बताया ही था अमेरिका जो है अपने आप को उससे अलग कर लिया था। तो इस समझौते की पुनर्बहाली से जो जुड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि ईरान सऊदी अरब के बीच जो क्षेत्रीय शीत युद्ध,
ईरान की आक्रामकता। हालांकि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है। अब ऐसे में जेसीपीओ की बहाली के भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, यानी प्रतिबंधों को हटाने से चाबहार परियोजना जो कि भारत के द्वारा की जा रही थी, बंदर अब्बास बंदरगाह, यानी इन सब कनेक्टिविटी को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकेगा और भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीनी उपस्थिति को बेअसर करने में मदद मिलेगी। यानी यह इसके पुनर्जीवित होने से भारत को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। तो चाबहार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर में भी भारत की रुचि जो ईरान से होकर गुजरती है, 5 मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा और इससे भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। ऊर्जा सुरक्षा, तो आपने देखा होगा अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसे काटसा कहते हैं, से जुड़े दबाव के कारण भारत को तेल आयात को शून्य पर लाना है। चूंकि अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल का जो खरीद था उस पर रोक लग गई थी, लेकिन अब इससे बहाली होने से ईरानी तेल की खरीद और ऊर्जा सुरक्षा में सहायता करने में भारत को काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह ईरानी समझौता को पुनर्जीवित होने से भारत के लिए बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर ही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं कि खंडित विश्व व्यवस्था और अखंड राष्ट्र, वैश्विक अंतर संबंध पर यूक्रेन युद्ध का प्रभाव विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था में चिंता का कारण है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अनुपस्थिति पश्चिम और क्वाड भारतीयों के साथ उनके संबंधों को प्रभावित करेगी और यूक्रेन संकट विश्व व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। तो यूएनएससी अप्रभावी रहा। यूक्रेन में अधिनियम, नागरिक हताहत और लाखों शरणार्थियों का निर्माण संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना के खिलाफ। P5 सदस्य के लिए कोई सम्मान नहीं और अन्य P5 सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र को लाने के प्रयास के बजाय एक तरफा प्रतिबंध लगाए। तो यूक्रेन को हथियारों के हस्तांतरण में उछाल भी संयुक्त राष्ट्र की शक्ति के खिलाफ एक वोट है जो एक संघर्ष विराम को प्रभावित करता है। तो इस तरह से रूस परमाणु सुरक्षा को लेकर लापरवाह रहा है। चेर्नोबिल और जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के पास के क्षेत्र को वह लक्षित कर रहा है। यूक्रेन और लीबिया जिन्होंने स्वेच्छा से परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिए थे पर आक्रमण किया गया, जबकि ईरान और उत्तर कोरिया जैसे शासन वैश्विक व्यवस्था की अवहेलना कर सकते हैं। तो वर्षों से रूस समर्थक सशस्त्र मिलिशिया ने डोनबास क्षेत्र में संचालित किया और कीव में सरकार के आदेश को चुनौती दी। तो ऐसे में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के गठन का मकसद क्या था? चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका, रूस सहित 50 से अधिक देशों सैन फ्रांसिस्को में एकजुट हुए और उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और इसको स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाने की बात की गई और इसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य मकसद पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, लेकिन क्या यह अपने इस कार्य में विफल रहा? चूंकि इसके कुछ उदाहरण में अगर हम आपको बताते हैं तो अमेरिका वियतनाम युद्ध आप देख सकते हैं। तो अमेरिका वियतनाम युद्ध महज संयुक्त राष्ट्र के गठन के 10 वर्ष बाद ही शुरू हो गया था और इस जंग में 55,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे और वियतनाम के करीब 20 लाख सैनिक मारे गए थे। तो इस जंग में 30 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो इस तरह से इस संगठन ने आखिर क्या किया? इसी तरह से ईरान और इराक के बीच जंग में लाखों लोगों की मौत 1980 के दौरान। इसी तरह से रवांडा में बड़ा नरसंहार, 8 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इसी तरह से बोस्निया के गृह युद्ध को रोकने में नाकाम रहा संयुक्त राष्ट्र। तो ये संयुक्त राष्ट्र का क्या है सालाना बजट? अगर बात करें 2021 की तो संयुक्त राष्ट्र का बजट $150 मिलियन यानी 1134 करोड़ रुपए है और यूएन को सदस्य देशों की ओर से चंदे के रूप में ये राशि मिलती है और संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका सबसे अधिक चंदा देता है। तो यूएन की सुरक्षा परिषद में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं और इन देशों को वीटो पावर हासिल है। तो वीटो पावर के जरिए देश किसी भी मामले को रोक सकते हैं। इसी वजह से यूएन कई बार सुरक्षा और शांति स्थापित करने में विफल हो जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा ही। तो अब तक घोषित प्रतिबंधों में रूस के कुछ सबसे बड़े बैंक जैसे स्पर बैंक और गैज़प्रोम बैंक, ऊर्जा एजेंसियां,
और रूस को मौद्रिक वित्तीय प्रणाली से बाहर करने का इरादा बनाया हुआ है। स्विफ्ट भुगतान के रूस के निष्कासन को लेकर मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपाल को रद्द करने तक विशिष्ट रूसी व्यवसायों, कुलीन वर्गों को मंजूरी देने और पश्चिमी व्यवसायों तक, तो कह सकते हैं कि इन सब के खिलाफ प्रतिबंध। लेकिन चीन, भारत और अधिकांश पूर्वी गोलार्ध जैसे देश मॉस्को के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें S-400 मिसाइल रक्षा समझौता, नई दिल्ली के यूएस के काटसा प्रतिबंधों से बचने के लिए ₹1 रूबल तंत्र का उपयोग किया। तो रूसी बैंक अब ऑनलाइन लेन देन के लिए चीनी यूनियन पे का उपयोग करेंगे। धीरे धीरे दुनिया एक गैर डॉलर प्रणाली को उभरती हुई देख सकती है। तो यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र से सभी रूसी स्वामित्व वाले, रूसी नियंत्रित या रूसी पंजीकृत विमानों पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध और एरोफ्लोत के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को रद्द करना, इन सब कार्यों से तो यूक्रेन ने क्यों छोड़े परमाणु हथियार? तो यूक्रेनी गणराज्य तत्कालीन यूएसएसआर में 15 में से एक यूएसएसआर के विघटन के समय था, जो चेरनोबिल आपदा से उभर रहा था। तो यूक्रेन की धरती पर परमाणु हथियारों की कमान और नियंत्रण मॉस्को में था और उस समय के यूक्रेनी नेताओं को यही डर था कि इससे उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है। और उस समय यूक्रेन में 176 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें 130 तरल ईंधन थी और 46 ठोस ईंधन थी। इसके अलावा उसके पास 44 क्रूज मिसाइल, सशस्त्र रणनीतिक बम वर्षक थे। इसकी वारहेड इन्वेंट्री लगभग 2000 थी। इसके अलावा इसके पास 2600 सामरिक परमाणु हथियार भी थे। तो लेकिन बुडापेस्ट में 1994 का जो आश्वासन था, इस आश्वासन पर बुडापेस्ट ज्ञापन 5 दिसंबर 1994 को हस्ताक्षरित एनपीटी में यूक्रेन की सदस्यता और सुरक्षा आश्वासनों के बदले एक गैर परमाणु देश के रूप में इसकी स्थिति को बंद कर दिया था। तो बुडापेस्ट, जैसा कि हंगरी की राजधानी है, उसी पर यह 1994 में बात की गई थी। तो बुडापेस्ट दस्तावेज स्वतंत्रता और संप्रभुता और यूक्रेन की मौजूदा सीमाओं का सम्मान करने और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के खतरे या उपयोग से बचने के लिए दायित्वों की शक्तियों को प्रतिबद्ध किया था। लेकिन फिर भी आज देखा जाए तो यह सब जितने भी दस्तावेज थे, सब खंडित नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ आत्मरक्षा के अलावा अन्यथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार अपने हथियारों का उपयोग नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। तब ऐसे में नई दिल्ली को क्या है सोचने की जरूरत। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध की घोषणा के कारण पिछले 2 हफ्तों में हुई घटनाओं ने निस्संदेह 1945 और 90 के कई विचारों को पलट दिया है और संयुक्त राष्ट्र के साथ स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को खंडित कर दिया गया है, जो कि एक युग की शुरुआत कर रहा है। तो चूंकि भारत अब हमेशा तटस्थवादी नीति, संयमवादी नीति, प्रतिक्रियाएं और बड़ी शक्तियों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की आलोचना न करने की उसकी इच्छा भारतीयों को अल्पावधि में, यानी कुछ समय के लिए तो सुरक्षित रख सकती है, लेकिन दीर्घकाल के लिए ये केवल वे राष्ट्र हैं जो वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने, मजबूत करने और सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ते हैं, जो दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बना देगा। भले ही यह युद्ध कुछ विजेताओं का वादा करता है। जैसा कि यूक्रेन के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन को लग रहा था कि नाटो इसकी मदद करेगा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर आया ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसको जोड़ सकते हैं। इसको यहाँ पर सेकंड पेपर कर लीजिएगा, थर्ड नहीं, पेपर सेकंड के तहत। तो यहाँ पर युद्ध के निरुत्साह तथ्य और भारत को क्या हासिल करने की जरूरत है। जैसा कि कठोर शक्ति भू राजनीति में शर्तों को निर्धारित करती है और भारत को आत्मनिर्भर मिशन मोड में जाने की आवश्यकता है। जैसा कि कठोर शक्ति भू राजनीतिक शर्तों को निर्धारित करती हैं, तब ऐसे में भारत को क्या है, या आत्मनिर्भर मिशन मोड को अपनाना होगा। यूक्रेन के कट्टर प्रतिरोध के बावजूद सत्ता ने रूसी कार्रवाइयों के माध्यम से बात की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मांग की है कि आत्मसमर्पण के आह्वान सभी रूसी मांगों को पूरा किया जाए। तो इस तरह से इसके प्रमुख 2 रास्ते हैं, क्योंकि यूक्रेन अकेला है। यानी सबसे महत्वपूर्ण यही है, पहला कि किसी राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा केवल उस राष्ट्र द्वारा की जा सकती है। पश्चिम से आने वाले सभी आडंबरपूर्ण बयानों के लिए हथियारों की आपूर्ति के वादे और खुफिया सूचनाओं को प्रकाशित किया जाना चाहिए। तथ्य यह है
कि यहाँ अकेले यूक्रेनियन हैं जो रूसी सेना की ताकत का खामियाजा भुगत रहे हैं, यानी कोई भी देश साथ नहीं आया। यह हमेशा अनुमान लगाया गया है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में एक नाटो सहयोगी की सहायता के लिए आएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे सहयोगियों के भी दिमाग में यही बात चल रही है कि क्या लोग उनके साथ दोस्ती निभाएंगे अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं या चीन ताइवान संकट हो जाता है, तो ऐसे में क्या देश उनके साथ आएंगे। तो यह सोचने पर मजबूर करता है। इसी तरह से हम दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इसमें हम भारत के अनुभव को भी साझा कर सकते हैं। भारत का भी अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है। 62 के युद्ध में मॉस्को के पास नई दिल्ली के लिए समय नहीं था और नई दिल्ली द्वारा सैन्य मदद के अनुरोध के बावजूद अमेरिकियों ने नैतिक और रसद समर्थन की पेशकश की थी। तो इस तरह से 74 के एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के माध्यम से भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय नेतृत्व और 1998 में भी परमाणु परीक्षण किया गया था। तो भारत के रुख के पीछे हटने का कारण क्या है? राजनीतिक कारण और साथ ही हथियारों के लिए। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भारत यूक्रेन के साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि भारत और रूस कई दशकों से अभिन्न मित्र रहे हैं और भारत आज भी हथियारों में अगर देखा जाए तो उसकी जो निर्भरता है वह रूस पर ही है। तो ऐसे में वह रूस से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। और खासकर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अगर सामरिक दृष्टिकोण से या महाद्वीपीय दृष्टिकोण से बात की जाए तो इसके दोनों पड़ोस में यह जो दुश्मन है यह पूरी तरह से रूस से जाकर मिलकर भारत के दोनों तरफ से यह परेशानी में भारत को डाल सकते हैं। ऐसे में भारत को संतुलन स्थापित करते हुए राजनीतिक कारण से भी, सामरिक दृष्टिकोण से भी और साथ साथ रक्षा के दृष्टिकोण से भी भारत इस रुख से पीछे हटा था। हालांकि भारत कई अग्रिम पंक्ति की शस्त्र प्रणालियों के लिए पश्चिम पर भी बहुत अधिक निर्भर हो गया है। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना का हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट बेड़ा अमेरिकी C-17 और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जबकि हेलीकॉप्टर बेड़े में चिनूक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तो इसी तरह भारतीय नौसेना के पास समुद्री निगरानी के लिए बोइंग P-8I लंबी दूरी का विमान है और वह पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए MS-60 हेलीकॉप्टर और टोही के लिए सी गार्डियन ड्रोन प्राप्त कर रही है। तो भारतीय सेना की M777 तोपें पश्चिम से हैं और IF के राफेल और फ्रांस से मिराज लड़ाकू विमान, ब्रिटेन से जगुआर और इजराइल के कई ड्रोन हैं। तो आगे क्या रास्ता है? तो आगे रास्ता यही है कि मेक इन इंडिया के तहत हमें आत्मनिर्भर अप्रोच पर जोर देना होगा। राजनीतिक गलियारों में मतभेद को पाटना और इसे अंडरराइट करने के लिए एक राजनीतिक निरंतरता प्रदान करने की आवश्यकता है भारत को। तो इसलिए भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी भारत की जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रही है, तो DRDO ने 1982-83 में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का विकास शुरू किया था। इनमें जैसे पृथ्वी आकाश जैसी कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, इसी तरह से सतह में मार करने वाली, इसी तरह से नाग जैसी टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें भी शामिल थीं। भारत ने 1998 में एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस, जिसे 2006 में यह जो है स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से विकसित करने के लिए समझौता किया था और 2006 से इसका शुरू हो गया कार्य। तो उदाहरण के लिए 2015 से 19 के दौरान भारत के हथियारों का आयात दुनिया के कुल लगभग 10% था और 2011 और 15 तथा 2016 और 20 के बीच में भारत के हथियारों में आयात में 33% की कमी आई थी और रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को पहले की सीमा 49% से यानी 2020 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। और वर्ष 2021-22 के लिए कुल पूंजी अधिग्रहण बजट में से 60% से अधिक घरेलू पूंजी खरीद के लिए निर्धारित किया गया है और 21-22 के बजट में रक्षा पूंजी परिव्यय में 18.75% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह से 2015-20 और इसके कह सकते हैं 20 के दौरान भारत का जो रक्षा निर्यात 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9000 करोड़ रुपए हो गया और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात से निसंदेह पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और स्वदेशी रक्षा उत्पादन में गुणात्मक सुधार होगा। इसी तरह से सृजन स्वदेशी पोर्टल अगस्त 2020 में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और आयुध कारखानों के लाभ के लिए
एमएसएमई, स्टार्टअप्स, उद्योग को आयात प्रतिस्थापन के लिए, विकास सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो एक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जिसमें 200 से अधिक, कितनी, 200 से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा जो भारत के भीतर निर्मित की जाएंगी और घरेलू रक्षा उद्योग में अपने स्वयं के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके वॉल्यूम को जोड़ने का एक बड़ा अवसर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत धीरे धीरे अपनी प्रगति बढ़ा रहा है, लेकिन कुछ कारणों से भारत यहां पर तटस्थवादी नीति अपनाया और चूंकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संतुलन स्थापित करना आवश्यक था। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। रूस यूक्रेन संघर्ष में हस्तक्षेप करने में विफलता संयुक्त राष्ट्र की निरर्थकता का एक और उदाहरण है, तो इसकी चर्चा कीजिए। तो इस घटना का जिक्र करते हुए आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को उनकी पूर्ण क्षमता के लिए उजागर कर दिया और इस तरह से कह सकते हैं कि कोशिश दोनों देशों के बीच जंग को रोकने में निरर्थक रही सुरक्षा परिषद की, और यह पहली बार नहीं जब संयुक्त राष्ट्र दो देशों के बीच शांति स्थापित करने में नाकाम रहा। तो इस तरह से इन सब बातों को मुख्य भागों में लिखिए और इस तरह संयुक्त राष्ट्र के गठन का मकसद क्या था, विफलता के कुछ उदाहरणों का जिक्र करते हुए वर्तमान यूक्रेन रूस संघर्ष तो बताना ही है, साथ में संयुक्त राष्ट्र का सालाना बजट, तो संयुक्त राष्ट्र के सामने क्या परेशानियां हैं, क्यों वह जो है यह शांति और सुरक्षा नहीं स्थापित कर पा रहा है, तो जैसे वीटो का भी उदाहरण दे सकते हैं। इन सब बातों को लिखते हुए आपको लिखना है निष्कर्षतः थोड़ा सा इसको आप सकारात्मक लिखें। इसका भी जिक्र करते हुए अंत में कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह संगठन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को लाभ नहीं पहुंचा रहा है, शांति और सुरक्षा स्थापित करने में वह पूरा प्रयास करता रहा है। इसके कई और सकारात्मक उदाहरण भी दे सकते हैं। चूंकि मूल्यांकन अगर करना है तो नकारात्मक सकारात्मक दोनों करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक ऐसा एकमात्र निवारक है जो भविष्य में शत्रु देशों के खिलाफ निश्चित रूप से काम आएगा। क्या आप सहमत हैं? विस्तार से बताएं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक ऐसा एकमात्र निवारक है जो भविष्य में शत्रु देशों के खिलाफ निश्चित रूप से काम आएगा। तो इस कथन को लिखते हुए आगे के मुख्य भाग में आपको जाना है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशीकरण के साथ आधुनिकीकरण, रक्षा औद्योगिक गलियारा, रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीतियां, मेक इन इंडिया, इसमें क्या चुनौतियां आ रही हैं, यानी बजट की कमी है, निजी निवेश की कमी है। तो इन सब बातों को लिखते हुए अंत में आपको निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आज का अंक भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।